हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि 2 दिन आपको वीडियोज नहीं मिली थी, थोड़ा सा अपना एक नैतिक कर्तव्य वोट देना भी होता है, हम वोट देने चले गए थे। अब सुचारू रूप से लगातार आपको जैसे वीडियोज मिला करती थी वैसे ही मिला करेंगे। कंप्लीट रीजनिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और प्रोवाइड करवा के ही रहेंगे। एक चैप्टर नहीं बचेगा जिसको आप ना कर पाएं। और ये सारे वीडियोज मास्टर वीडियोज हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स जितने भी होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, इन सारी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा ये। और जब आप एक वीडियो को कंप्लीट कर रहे होंगे, हमने क्लाक बताया है, अगर आप क्लाक को कंप्लीट देखे होंगे तो उसके बाद क्लाक से आने वाले हर प्रश्न को आप कर पा रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज हम एक नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे जिसका नाम होगा कैलेंडर। क्योंकि हमने इन चैप्टर्स को इसलिए उठाया कि जो घड़ी होती है उसको हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा बार देखते हैं, इसलिए हमने आपको घड़ी के बारे में बताया कि घड़ी में क्या क्या बातें होती हैं। अब जब कोई कंपटीशन का लड़का जब घड़ी देखेगा तो उसकी दिमाग में अगर सारे वीडियोज वो देखता है तो उसके दिमाग में उतनी बातें क्लिक होंगी कि मिनट वाली सुई क्या है, घंटे वाली सुई क्या है, कितने डिग्री कोण बनाती है। और एक अनभिज्ञ आदमी जब उसको देखता है तो उसका स्वरूप अलग होता है उस घड़ी को देखने का। और उसके बाद दैनिक जीवन में हम जो देखते हैं ज़्यादा वो होता है कैलेंडर। कैलेंडर को भी हम दैनिक जीवन में भरपूर प्रयोग करते हैं। तो अब हम कैलेंडर देखेंगे। उसके बाद दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक बहुत बढ़िया चैप्टर होता है ब्लड रिलेशन, यानी कि खूनी संबंध, खून का संबंध। तो आज हम शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर कैलेंडर को। कैलेंडर जो है वो हमारा 2 तरीके का होता है, एक तो सन पे आधारित होता है, एक मून पे आधारित होता है। तो हमको जो पढ़ना है वो सन पे आधारित कैलेंडर को पढ़ना है, और जो मून पे आधारित कैलेंडर होता है वो उसी को हम पंचांग बोलते हैं। तो पंचांग से हमको इसमें अपने कंपटीशन में जो हमारी पढ़ाई होती है वो सन पे आधारित कैलेंडर पे होती है। और जैसे जो हमारा डेट ऑफ बर्थ से जो चीज़ें देखी जाती हैं वो सन साइन में देखी जाती हैं, और जो मून पे देखी जाती हैं वो हमारे नाम पे देखी जाती हैं। तो हमको पढ़ना भी सन वाला कैलेंडर होता है। तो चलिए हम कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। जब आप कैलेंडर को कंप्लीट कर रहे होंगे तो कैलेंडर से आने वाले एक एक प्रश्न आप विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड कॉपी, प्रीलिम्स में जितने भी प्रश्न आते हैं, मेंस में हो सकता है कि पेन उठाना पड़े, नहीं तो प्रीलिम्स में सीजीएल तक की बात मैं कर रहा हूं, आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप देखते ही उत्तर दे पाएंगे। तो सेशन की शुरुआत एक सुंदर मोटिवेशनल लाइन से हम करते हैं। उसी तरीके से आज भी आपके लिए एक सुंदर सा मोटिवेशन लिखा गया है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो जमीन मंजिल ना बनाइए, आपको उड़ने के लिए अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आप आसमान को छूने का प्रयत्न करिए। जो पतंग होती है और जो इंसान होता है उसमें सिमिलरिटीज बहुत होती हैं। दोनों को पता है कि अंतिम में गर्त में जाना है। पतंग को भी पता है, हम और आपको भी पता है, यानी कि पतंग को भी अंतिम में गर्त में जाना है और मनुष्य को भी अंतिम में गर्त में जाना है। लेकिन पतंग कहती है कि उसके पहले हमको आसमान छूकर दिखाना है। तो मनुष्य को भी कहना चाहिए कि जीवन का तो अंत निश्चित है, लेकिन जब जीवन का अंत होगा उसके पहले हम एक आसमान छूकर दिखाएंगे। आसमान छूने का मतलब यह है कि जाके आसमान नहीं छूना है, आपको अपनी जीवन में उपलब्धियों को पाना ही हमारा आसमान छूना होता है। यानी कि ड्रीम अचीवर बनिए आप जो भी ड्रीम देखते हैं उसको कंप्लीट करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर कैलेंडर की बात किया जाए तो आप बढ़िया अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा आज कैलेंडर। हिंदी में इसको कहेंगे कैलेंडर, ऐसे लिख के। अब कैलेंडर की बात जब होगी तो कैलेंडर जो होता है वो हमारा वर्ष पे डिपेंड होगा। हमारे पूरे एक कैलेंडर में एक वर्ष होता है, तो सबसे पहले हम वर्ष पे बात करेंगे। तो अगर हम वर्ष देखें, वर्ष यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है ईयर। अगर हम वर्ष देखें तो हमको पूरे जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें 2 प्रकार के वर्ष दिखते हैं। एक तो होता है जिसमें 365 डेज होते हैं, और दूसरा होता है जिसमें हमारे 366 डेज होते हैं।
अब अगर आप एक बार कैलेंडर को कहीं से भी पढ़े होंगे तो आपके मन में एक विचार आ गया होगा कि 365 मतलब क्या होता है और 366 मतलब क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है। तो अगर 365 की बात करें तो इसको कहा जाता है जनरल ईयर। जनरल ईयर यानी कि साधारण वर्ष। और अगर 366 की बात करें तो इसको कहा जाता है लीप ईयर, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो सबसे पहले हमको वर्ष के बारे में जानना है, और वर्ष हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा हो गया जिसमें 365 डेज होते हैं, और दूसरा हमारा हो गया जिनमें 366 डेज होते हैं। 365 डेज वाले ईयर को हम जनरल ईयर बोलते हैं, यानी कि साधारण वर्ष बोलते हैं, और 366 डेज वाले ईयर को हम लीप वर्ष बोलते हैं, यानी कि लीप या अधिवर्ष बोलते हैं। और ये जो होता है इसमें फरवरी कितने दिन की होती है, कमेंट कीजिए। और इसमें जो होता है फरवरी कितने दिन की होती है, उसको भी कमेंट कीजिए। तो अब हम अगर जाने कि जनरल ईयर हम कैसे पहचानेंगे और लीप ईयर हम कैसे पहचानेंगे, तो अगर हम जनरल ईयर की बात करें तो इन दोनों की परिभाषाओं के अनुसार हम जानेंगे कि जनरल ईयर क्या है और लीप ईयर क्या है। तो अगर साधारण वर्ष यहां पे लिखा गया है, साधारण वर्ष के बारे में अगर हम जानना चाहें कि किसी भी वर्ष को देखते ही हम कैसे अप्रोच कर पाएंगे कि दिस इज माय जनरल ईयर एंड दिस इज माय लीप ईयर, तो अगर साधारण वर्ष की बात करें तो ऐसे वर्ष, एकदम पेन कापी लेके बैठिए और जो मैं लिख रहा हूं ऐसे ही अपने कापी में आप उतार लीजिए। लिखिए ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं और ऐसे शताब्दी वर्ष विभाजित ना हो, लिख दीजिए। जनरल ईयर की बात कर रहा है। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो लीप ईयर की परिभाषा होगी। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो और ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे जनरल ईयर कहलाएंगे। यानी कि जो हमारा सामान्य वर्ष होता है उसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो वो नहीं कटेगा, यानी कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ देगा। अर्थात ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जब शताब्दी वर्ष आ जाएगा तो उसमें हम 4 से भाग ना देकर हम उसमें किससे भाग देंगे, 400 से भाग देकर चेक करेंगे। यानी कि शताब्दी वर्ष कहते किसे हैं ये हमको जानना होगा, जिसमें 100 शामिल हो। यानी कि ऐसे वर्ष जिसके इकाई के स्थान पे, इकाई और दहाई जो उसका स्थान होता है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 0 होगा, तो वो वर्ष हमारे क्या कहलाएंगे, शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। तो हमको परिभाषा से क्या पता चला कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, अर्थात ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे जनरल ईयर। आप क्या लिखेंगे जनरल ईयर में, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं और ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वो हमारे जनरल ईयर कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो 1993, क्या इसको अगर हम 4 से भाग दें तो कट पाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, एक रिमाइंडर छोड़ देगा। और 4 से भाग देने के लिए अगर आप गणित पढ़े हुए हैं तो लास्ट 2 डिजिट में ही आप 4 से भाग दे दीजिए। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या कितनी भी बड़ी होगी वो 4 से डिविजिबल होगी। दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इन मैथमेटिक्स इन नंबर सिस्टम।
यानी कि नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जाता है, विभाज्यता का नियम पढ़ाया जाता है, जिसमें एक एक नंबर्स की विभाज्यता बताई जाती है। उसमें कहा जाता है कि अगर दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं है, अर्थात यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं है, और ये हमारा जनरल ईयर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो 2005, क्या ये 4 से विभाजित है? जी नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एक जनरल ईयर हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम चलें शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष कौन सा होगा? अगर हम 1900 है, 1900 के हम अगर शताब्दी वर्ष है, अब हमको 400 से भाग देना होगा। तो अगर हम 400 से इसको भाग दे दें तो 00 से 00 कट जाएगा, और 19 क्या कभी 4 से विभाजित हो पाएगा? जी नहीं। तो इसलिए ऐसे जितने भी वर्ष होंगे वो हमारे जनरल ईयर कहलाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं। तो यहां पे 1993 को हम 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 2005 भी नहीं कटेगा। जब बात 1900 पे आई तो इसी को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो हमने भाग दिया 400 से, और 400 से भाग देंगे 1900 में, तो 1900 डिविजिबल नहीं होगा, अर्थात यह भी हमारा क्या हो गया? जनरल ईयर हो गया। अब हम चलते हैं अपने लीप ईयर में। अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर की परिभाषा में आप लिखेंगे ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी कि ऐसे वर्ष जो 4 से डिविजिबल हो जाएं, एकदम कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े, रिमाइंडर शून्य छोड़े, तो वो क्या कहलाएंगे? लीप ईयर या अधिवर्ष। ये तो बात हो गई वर्ष की। अब शताब्दी वर्ष के लिए तो लिखिए, और ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो क्या कहलाएंगे? लीप ईयर कहलाएंगे। यानी कि जो 4 से टोटल खेल जो लीप ईयर और जनरल ईयर को पहचानने का होगा वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो 4 से डिविजिबिलिटी पे, एक तो 400 से डिविजिबिलिटी पे। अगर 4 से डिविजिबल है या 400 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा लीप ईयर हो जाएगा। और यदि 4 और 400 से डिविजिबल नहीं है, 400 से किसको हम डिवाइड करेंगे? शताब्दी वर्ष को, और 4 से हम वर्ष को डिवाइड करेंगे। अगर इन दोनों से, यानी कि शताब्दी वर्ष 400 से और वर्ष जो है हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता है तो लीप ईयर, और अगर नहीं होता है तो जनरल ईयर। हम उम्मीद करते हैं कि लीप ईयर किसको कहते हैं और जनरल ईयर किसको कहते हैं ये क्लियर हो चुका होगा। और यहां पे आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। कौन सा एग्जाम्पल होगा? जैसे कि 2012 है, क्या इसको 4 से काटा जा सकता है? तो 2012 में तो हमको 4 से भाग देना नहीं है। हमने आपको बताया है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो जी हाँ, ये कट रहा है, तो 2012 एक हमारा लीप ईयर हो जाएगा। 2020 क्या लीप ईयर था? तो 2020 लीप ईयर था या नहीं? अगर हम 2 अंक को डिवाइड करें तो 4 पंचे 20, जी हाँ 2020 एक लीप ईयर था। और अगर हम शताब्दी वर्ष में 1600 की बात करें तो 1600 को अगर हम 400 से डिवाइड कर दें, 0000 कट गया, 4 चौके 16, यानी कि 1600 भी डिवाइड हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे वर्ष यानी कि इत्यादि जितने भी होंगे वो हमारे लीप ईयर कहलाएंगे। तो बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि जनरल ईयर क्या है और लीप ईयर क्या है? तो हम अपने अगली बात पर चलें, कमेंट कीजिएगा। तो बात हो गई वर्ष में साधारण वर्ष और लीप वर्ष या अधिवर्ष के बारे में। अब साधारण वर्ष और अधिवर्ष हो गया। अब हमको अगर पता करना हो कि अगर दे दिया जाए कि इतना साल है, इसमें कितने लीप ईयर होंगे, तो अगली हेडिंग आप लगाइएगा, लीप ईयर की संख्या ज्ञात करना या अधिवर्ष की संख्या ज्ञात करना। तो अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी लीप वर्षों की संख्या। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसका तो एक बार ले लीजिएगा, हम बगल हो जाते हैं।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम चलते हैं कि लीप वर्षों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। कि अगर दे दिया जाए 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 50 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 100 में कितने होंगे, 200 में कितने होंगे, अगले कुछ मिनटों में आप इसको वर्बली बता रहे होंगे कि इतने वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइएगा लीप वर्षों की संख्या। अगर लीप वर्षों की संख्या हम देखें तो हम क्या करेंगे, एक तरफ आप लिखिए वर्ष और एक तरफ आप लिखिए लीप वर्ष। तो यहां पे आप लिख दीजिए वर्ष और यहां पे आप लिख दीजिए लीप वर्ष। एक तरफ आप लीप वर्ष लिखेंगे, दूसरी तरफ पहली तरफ आप क्या लिख दिए, वर्ष। अगर हम आपसे पूछें कि 5 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम 5 में 4 से भाग दे देंगे तो 4 एक कम 4, 1 बच गया, इससे हमको मतलब नहीं है। यानी कि भागफल जितना आता है उतने ही लीप ईयर होते हैं। तो जब भी आपको लीप ईयर निकालना रहेगा, आप दिए गए वर्ष में 4 से भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतना ही लीप ईयर होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष में लीप ईयर्स की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। अब 10 वर्ष में अगर हम देखें तो 10 वर्ष में 5 वर्ष में तो 1 हो गई, 10 वर्ष में अगर 4 से भाग दे तो कितनी बार जा सकता है, 4 दूना 8। तो यहां पे लीप ईयर्स की संख्या 2 हो गई। अगर ऐसे ही हम 15 वर्ष में देखें तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 के बाद कितना बचा, 3 बचा। यानी कि अगर हम 15 में 4 से भाग दे दें तो क्या हो रहा है, कितनी बार जा पा रहा है, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम हम 3 बार लेके जा सकते हैं, यानी कि 4 तिहाई 12। तो 15 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, 3 लीप ईयर आएंगे। अगर अब ऐसे ही हम 25 देखें तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, यानी कि 6 बार जा सकता है, उससे मैक्सिमम नहीं जा सकता। यानी कि 25 वर्ष में लीप ईयर्स की संख्या कितनी हो गई, 6। अगर 25 वर्ष में लीप ईयर्स की संख्या हो गई 6, तो अगर अब हमसे पूछे कि 100 वर्ष में लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी, महानुभाव आप लोग भी बताने का प्रयास करिए कि 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। तो 100 वर्ष में अगर हमको लीप वर्ष की संख्या निकालनी हो तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो कितनी बार जा सकता है, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 25 बार जाएगा। तो क्या यह उत्तर सही हम मान लें कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 25 होगी? जी नहीं, 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 25 नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है, हमने उसमें लीप वर्ष में आपको बताया था कि ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होंगे वही लीप वर्ष होंगे। तो क्या 100 जो है, पहला शताब्दी वर्ष जो हमारा आया था वो 400 से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, तो कहां होगा। तो 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें से हम जो पहला शताब्दी वर्ष है उसको घटा देंगे, यानी कि 25 - 1 = 24। तो अगर आप आज के बाद आपसे कोई पूछ ले कि 100 वर्ष में, प्रथम 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो 24। अब हम देखें 200 वर्ष। 200 वर्ष में अगर हम 4 से भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 50 बार। तो क्या 200 वर्ष में 50 वर्ष हो जाएगा लीप वर्ष? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें अगर हम देखें तो पहली शताब्दी 100 और दूसरी शताब्दी 200, ये दोनों जो है घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों 400 से डिविजिबल नहीं है। जो पहला लीप ईयर आएगा शताब्दी का वो 400 पे आएगा, क्योंकि 400 से डिवाइड होने वाला पहला 400 ही होगा। यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं कि -2 = 48। यानी कि 200 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, 48। अगर ऐसे ही हम 300 में देखें तो 300 को अगर हम 4 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 2 30, बच गया 20, 4 पंचे 20, 75। तो क्या 75 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 100, 200 और 300 तीन ऐसे वर्ष होंगे जो कि शताब्दी वर्ष भी हैं और लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें हम अभी 3 घटा देंगे, यानी कि 72 लीप ईयर होंगे। कितने में? 300 में। अब हम चलते हैं 400 पे, जब हमारा पहला ऐसा शताब्दी वर्ष आता है जहां पे लीप ईयर शताब्दी वर्ष होता है। तो अगर हम 400 में देखें
तो 400 में क्या हो जाएगा, 400 अगर 4 से भाग दे दें तो 100 बार जाएगा डायरेक्ट ही, 4 एकम 4 यानी कि 100। तो अब बताइए क्या इसमें 100 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 100, 200, 300 यानी कि 3 ऐसे वर्ष इसमें भी होंगे जो कि शताब्दी हैं और 400 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहां पे भी हम 3 घटा देंगे यानी कि 97 लीप ईयर होंगे। ये सब लीप ईयर हैं और यहां पे लिखा भी गया है कि ये सब लीप ईयर हैं। यानी कि यहां से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं यहां पे कि 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में और 400 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 वर्ष में वहाँ पे हमारा कंक्लूजन कितना आया, 24 लीप ईयर होते हैं। और 200 वर्ष में अगर हम देखें तो हमारा कितना हुआ, 48 लीप ईयर आ गए। अगर हम 300 वर्ष में देखें तो कितना आया, 72 लीप ईयर आ गया। और ऐसे ही अगर हम 400 वर्ष में देखें तो हमारा कितना आ गया, 97 लीप ईयर आ गया। ये हमारा ईयर है और ये हमारा लीप ईयर है। इसको एकदम हूबहू आप याद रखिएगा कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। और कैसे आया ये भी हमने आपको बता दिया है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए महाशय। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इतनी बातें आपको एकदम दिल दिमाग पे नोट हो गई होंगी और आप आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। बादाम उदाम खाते रहिए एकदम दहाड़ के, क्योंकि परीक्षाएं कब होंगी कोई भरोसा तो है नहीं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, उसके लिए अपने खान पान पे भी विशेष ध्यान दीजिए। तो अगर अब हमसे यहाँ पे पूछ ले कि 100 वर्ष में लीप ईयर तो 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। लेकिन अगर पूछ लिया कि पहली शताब्दी में लीप ईयर और दूसरी शताब्दी में और तीसरी में, उत्तर दीजिएगा इसका कि पहली शताब्दी में कितना होगा, दूसरी में कितना होगा, तीसरी में कितना होगा और चतुर्थ शताब्दी में लीप ईयर कितने होंगे। अगर इसको पूछ ले तो हमारा उत्तर क्या होगा। आप बहुत जगहों से पढ़े होंगे तो आप इसका उत्तर दीजिएगा कि पहली शताब्दी में लीप ईयर कितने होंगे और दूसरी शताब्दी में लीप ईयर कितने होंगे, तीसरी शताब्दी में, चतुर्थ शताब्दी में कितने होंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि क्या ये बातें आपको पता हैं। हालांकि आप 200 वर्षों में 48 बता सकते हैं, लेकिन जब पूछे कि पहली शताब्दी में लीप ईयर कितना होगा तो 24 होगा। और दूसरी शताब्दी में पूछे यानी कि वो अब 0 से लेकर 200 तक नहीं जा रहा है, वो केवल 200 ये कह रहा है दूसरी शताब्दी की बात कर रहा है। तो दूसरी शताब्दी में भी लीप ईयर 24 ही होगा और तीसरी शताब्दी में भी लीप ईयर 24 ही होगा। खेला होता है चौथी शताब्दी में जब हमारा 400 आ जाता है यानी कि एक लीप ईयर बढ़ जाता है, तो चौथी शताब्दी में हमारा लीप ईयर हो जाएगा 25। मुस्कुराइए, ये नई बात आपको पता चल चुकी है। और इसके बाद इसको भी आप नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया से सुंदर हैंडराइटिंग में। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा विषम दिनों की संख्या। अब आप हेडिंग लगा लीजिएगा, सुंदर सुंदर हाथों से विषम दिन। यानी कि अंग्रेजी वालों के लिए इसको कहा जाता है ऑड डेज। यानी कि अब आपको क्या जानना होगा कि विषम दिन क्या है। तो विषम दिन, पहले आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि व्हाट इज विषम दिन, यानी कि व्हाट इज ऑड डे। तो अगर विषम दिन की बात करें तो आप बढ़िया सा इसका परिभाषा लिखिएगा, दिनों की संख्या में में 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, उसे विषम दिन कहा जाता है। विषम दिन
कहा जाता है। यानी कि जो टोटल दिनों की संख्या होगी उसमें जब हम 7 से भाग देंगे, जो हमारा रिमाइंडर बच के आएगा वही हमारा विषम दिनों की संख्या होती है। तो इसका यूज क्या होगा ये भी तुरंत ही इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग कहां पे होता है। पूरा जो दिनों का निर्धारण होता है वो भी विषम दिनों के आधार पे ही हम आपको सिखाएंगे कि विषम दिन जब आप निकाल लेंगे तो उसके बाद दिन भी आप एकदम इजीली बता सकते हैं कि आज कौन सा दिन है, या 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब कौन सा दिन था। यानी कि आपको दिन निकालना इतना वर्बली हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उतनी जल्दी आप अपना नाम नहीं दिमाग में स्ट्राइक कर सकते जितनी जल्दी आप दिन बता लेंगे। तो चलिए, दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी को हम विषम दिन कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे टोटल डेज और एक तरफ आप लिखेंगे ऑड डेज। तो इस परिभाषा के अनुसार अगर हम लिख दें इधर टोटल डेज में 15, तो आप ऑड डेज क्या बताएंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां पे विषम दिन 1 हो गया। 15 दिनों में विषम दिन 1 हो गया। तो अगर हम अब आपसे पूछें कि 28 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, तो 28 दिनों में आपका उत्तर होगा कि विषम दिन 0 होगा। अगर अब हम आपसे पूछे कि 29 दिनों में विषम दिन कितना होगा, तो 7 चौक 28, 1 29, यानी कि यहां भी 1 हो रहा होगा। उसके बाद अगर हम 30 में देखें तो 7 चौक 28, 2 30, विषम दिन 2 हो रहा होगा। अगर हम 31 में देखें तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 28 3 31। और अगर 31 में 7 से हम भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। यानी कि हमारा विषम दिन क्या हो जाएगा, 3। क्योंकि यहां पे आप इसको एक शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं, द रिमाइंडर ऑफ 7 इज नोन एज द ऑड डेज। यानी कि 7 के शेषफल को 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचता है उसी को हम क्या कहा करते हैं, विषम दिन कहा करते हैं। तो 31 में हो गया 3। अगर अब हम कहें कि 365 में और 366 में, या हम कह दें आपको कि 50 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या बतानी हो, तो आप जल्दी से इसको बताने का प्रयास करिएगा अच्छे बच्चों की तरह। 15 दिन हम लिए तो 1 हो गया, 28 लिए तो 7 से भाग दिए, 7 चौक 28 कट गया, 1 भी नहीं बचा तो 0 विषम दिन। 29 में देखे तो 7 से भाग देने पे 1, 30 में 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 2, और 31 में 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 बचा। उसी प्रकार जब हम 365 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 1 बचा, 15 हुआ, 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। उसी प्रकार 300 अगर 66 में हम भाग दें तो 7 पचे 35, 1 बचा, 16 बचा, और 7 दूनी 14, 14 2 16, यानी कि 2 हो गया। अगर 50 सप्ताह बोले, सप्ताह जो होता है वो 7 का मल्टीपल होता है। यानी कि अगर 50 सप्ताह में आपको दिनों की संख्या निकालनी हो तो 7 पचे 35 बराबर 350 दिन हो गए। और इस 350 दिन को जब भी हम 7 से भाग देंगे तो विषम दिन 0 बचेगा, क्योंकि जब सप्ताह ही 7 का मल्टीपल है तो उसका उससे डिवाइड होना एकदम तय है, निश्चित रूप से 100%, 100%। तो अगर यहां पे 50 सप्ताह में हम विषम दिन देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। अब एक बात, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल डे था, ये एक डे था। लेकिन अगर अब हम यहां से लेकर यहां तक देखें प्यार से, तो ये हमारा मंथ है। मंथ यानी महीनों में इस 4 प्रकार के दिनों का प्रयोग होता है। मंथ हमारा 28 का हो सकता है, 29 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 31 का हो सकता है। 29 का कब होता है, जब लीप ईयर होता है। और 28 का कब होता है, जब हमारा जनरल ईयर होता है। और अगर इन दोनों भाई साहब की बात करें तो ये हमारा ईयर है। ईयर में ये कौन सा है, ऊपर वाला हमारा जनरल ईयर है और नीचे वाला हमारा लीप ईयर है। 365 जिसमें होते थे हमारा क्या हुआ करता था, जनरल ईयर। और 366 जो हमारा होता था उसमें क्या हुआ करता था, लीप ईयर। तो जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या क्या हो गई, 1। और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या क्या हो गई, 2। और सप्ताह कहीं भी दिखेगा तो विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। और दिनों में
15 दिन में तो 1 आएगा, यानी कि दिन हम 15 इसलिए लिख दिए हैं कि किसी भी दिन में 7 से भाग देने पे जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारा विषम दिन होगा। ये बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, दिमाग जहन में अच्छे से घुस चुकी होंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम थोड़ा हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के भरोसे बहुत रहिए ना, बढ़िया नोट्स बनाइए, बिना मतलब वाला काम है ये सब। अब हम चलते हैं अगली बात पे। अगली बात हमारी होगी, हेडिंग लगाइएगा 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, यानी कि जो 100 वर्ष होगा उसमें विषम दिनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, बहुत आराम से निकालेंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे। अगर हमको 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बतानी हो तो हम पहले क्या लिखेंगे। हमको पता चल गया है कि लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं और जनरल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं और कितने जनरल ईयर आते हैं। अगर हम लीप ईयर पता कर लें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि लीप ईयर कितने होते हैं, अगर हमको लीप ईयर पता चल जाए और हम टोटल वर्ष में लीप ईयर घटा दें तो जनरल वर्ष ही तो हमारा आ रहा होगा, क्योंकि वर्ष तो 2 ही प्रकार का होता है, या तो वो लीप ईयर होगा या तो वो जनरल ईयर होगा, यानी कि या तो वो साधारण वर्ष होगा या तो वो अधिवर्ष होगा, यानी कि लीप वर्ष होगा। तो यहां पे अगर हम एक तरफ लिख दें लीप वर्ष और एक तरफ लिखें साधारण वर्ष, तो हम देख रहे होंगे कि 100 वर्ष में 4 से भाग देने पे 25 हो जाया करता है, 4 दूना 8 4 5 6 20, लेकिन 100 जो शताब्दी वर्ष है वो 400 से डिवाइड नहीं है, यानी कि 24 हुआ करते थे। तो यहाँ पे लीप वर्ष हमारा हो गया 24, और यहाँ पे साधारण वर्ष अगर वो 24 हो गया तो 76 साधारण वर्ष होंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे विषम दिन। अगर अब हम विषम दिन देखें तो 24 लीप वर्ष है और एक लीप वर्ष में हमने आपको बहुत प्यार से बताया है कि 2 विषम दिन होते हैं। तो 24 में कितने हो जाएंगे बताइए, 48 हो जाएंगे। और उसी तरीके से जब साधारण वर्ष में हम विषम दिन लिखेंगे तो प्लस साधारण वर्ष में एक वर्ष में 1 विषम दिन, तो 76 वर्ष में 76 विषम दिन हो जाएंगे। अगर इन दोनों बातों को हम ऐड कर दें तो हमारा दिन कितना आ रहा होगा, यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो 8 6 क्या हो जाएगा 14, 14 की 4 हासिल 1 और 7 4 11 1 12, यानी कि 124 आ गया। अब हमको दिनों की संख्या मिल गई है 124, और हमको अगर विषम दिनों की संख्या निकालना होगा तो हमने आपको परिभाषा लिखाया है कि दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है। तो हम दे देंगे 124 में 7 से भाग, तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 5 बचा 4 उतरा, और अगर हम इसको अब ले जाएं तो 7 7 49, 7 8 56, यानी कि 7 बार जाएगा, 7 7 49, 49 में 14 में से अगर 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर बच गया 5। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा 5। आप ऐसे ही इसको लिख दीजिएगा कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या बराबर 5। अब अगर हमको 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 मिल गई है तो और भी शताब्दी वर्ष में हम बता सकते हैं कि विषम दिन कितने होंगे। तो अगर हमको 100 वर्ष में मिल गया है तो आप इसको कमेंट करिए, 200 में कितना होगा, 300 में कितना होगा और 400 में कितना होगा। कुछ तो बुद्धि आपके पास भी होगी, बताइए कि 200 में कितना, 300 में कितना और 400 में कितना होगा। अगर हमको पता चल गया कि 100 वर्ष में 5 हो रहा है तो यहां पे हम देखेंगे 200 वर्ष में, 200 वर्ष में कितने 100 आएंगे, 2 बार आएंगे, यानी कि 5 + 5 = 10। और अगर हम इधर लिख देंगे विषम दिन, विषम दिन, अगर यहाँ पे 10 बचा है और 10 को हम 7 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 3 10, यानी कि बराबर विषम दिनों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3। अगर अब हम 300 की बात करें तो इसमें 3 ठू आएगा क्या 100,
अगर 300 आएगा तो यानी कि 3 बार 5 को हम जोड़ेंगे, और अगर 3 बार 5 को हम जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो एक रिमाइंडर छोड़ेगा, यानी कि 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। अगर हम 400 वर्ष में देखें तो पहले 100 वर्ष में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, लेकिन किंतु परंतु बंधु अगर 400वें वर्ष में हम जाएंगे तो वो हमारा अधिवर्ष होगा, और उस समय हमको 6 मिल रहा होगा, और इन सब को हम जोड़ेंगे तो 15, 15, 6, 21 हो जाएगा। और अगर 21 हो जाएगा तो 21 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे 0 बच जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 विषम दिन। यानी कि 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 हो गई, 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 हो गई, 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या आ गई है? 0। अगर 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपको 0 दिख रही है तो आप यहाँ पे एक नोट डाल के सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लीजिएगा कि 400, 800, 1200, 1600 इत्यादि वर्षों के विषम दिन शून्य होते हैं, शून्य होते हैं। कैसे पता चला? जब 400 में शून्य हो जाएगा तो 400 के जो मल्टीपल हैं यानी कि 400, 800, 1200, 1600, 2000 इन सब के विषम दिन शून्य होते जाएंगे। ये आप नोट डाल के एकदम बढ़िया से लिख लिए होंगे। अगर आप ये बात लिख लिए हैं तो आप हमको बताइए कि 1900 में विषम दिन कितने होंगे और 1600 में विषम दिन कितने होंगे। तो इसको हम अगर आपको बताएं, आप वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से करके कमेंट करके हमको बताइए, हम आपके एक एक कमेंट को रीड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, अन्यथा की स्थिति में आदमी समझ नहीं पाता है कि आप इसको सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम 1900 को देखें तो इनमें से किसके स्वरूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो 1900 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं। अगर 1600 को देखें तो 1600 में तो वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि 0 ही है, हमको बताना यहीं पर है। 1600 को तो 0 होगा क्योंकि हमको पता ही है, तो यहाँ पे विषम दिन शून्य हो गया। अगर हम 1900 में देखें तो 1600 तो शून्य हो ही गया 0, और अगर 300 में देखें तो 300 में विषम दिन होता है 1, यानी कि 0 प्लस 1 बराबर यहाँ पे हमारा विषम दिन आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे विषम दिनों को निकालना सीख चुके हैं। अगर हम इसको 1800 कर देते, अगर अब हमको 1800 में बताना होता तब ये हमारा हो जाता 1600 प्लस 200, तो 1600 में हो जाता 0 प्लस 200, 200 में होता है 3, तो यहाँ पे 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि 1900 में विषम दिनों की संख्या आ जाती 1 और 1800 में विषम दिनों की संख्या आ जाती 3। अब आप इतने बड़े बड़े डेट का विषम दिन एकदम वर्बली कर पा रहे हैं। अब आप अगली हेडिंग लगा लीजिएगा जिस पे चर्चा हम कल करेंगे, विषम दिनों के आधार पर। अब आपको समझ में आएगा कि विषम दिन किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख लीजिए विषम दिनों के आधार पर दिनों का निर्धारण। विषम दिनों के आधार पर दिनों का निर्धारण कल हम आपको बताएंगे कि आप चुटकियों में कैसे इन्हीं विषम दिनों के सहारे जितने भी दिन होंगे उनको आप विदिन सेकंड बता रहे होंगे। हम आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। पढ़ाई में जी जान झोंक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।